नीट बायोलॉजी का पहला चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड। अक्सर लगता है ना कि ये तो बहुत आसान है, पर सच कहूं तो असली नींव यहीं से बनती है। तो आज हम इसे ऐसे समझने वाले हैं ना कि हर एक कॉन्सेप्ट सीधा दिमाग में फिट हो जाएगा। चलो शुरू करते हैं। अच्छा, चलो एक बहुत ही सिंपल से सवाल से शुरू करते हैं। सोचो, एक पहाड़ भी बढ़ता है और एक बच्चा भी बढ़ता है, राइट? पर क्या ये दोनों ग्रोथ एक जैसी हैं? बस यही छोटा सा सवाल है ना, ये नीट के एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट की चाबी है। मतलब जिंदा और बेजान चीजों में आखिर असली फर्क है क्या? और देखो, यही सवाल हमें सीधा ले आता है हमारे पहले बड़े टॉपिक पर। नीट वालों का ना ये फेवरेट गेम है, कैरेक्टरिस्टिक यानी विशेषता और डिफाइनिंग प्रॉपर्टी यानी निर्णायक गुण। इन दोनों के बीच के छोटे से फर्क पर सवाल पूछना। तो चलो समझते हैं कि आखिर इनका मतलब क्या है और ये इतना जरूरी क्यों है। देखो, सारा खेल यहीं पर है। हम जैसे जिंदा लोगों में ग्रोथ कहां से होती है? अंदर से। सेल्स डिवाइड होते हैं, है ना? इसे कहते हैं इंट्रिंसिक ग्रोथ। लेकिन पहाड़, उस पर तो बस बाहर से धूल, मिट्टी, पत्थर जमा होते जाते हैं। वो है एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। बस इसीलिए ग्रोथ जिंदा होने का एक फीचर तो है, पर हम उसे डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं कह सकते। क्लियर? अच्छा, तो फिर रिप्रोडक्शन का क्या? भाई, ज्यादातर जिंदा चीजें तो बच्चे पैदा करती हैं, लेकिन यहाँ कुछ एकदम साफ साफ अपवाद हैं, मतलब एक्सेप्शंस, जैसे खच्चर यानी म्यूल्स या फिर वर्कर मधुमक्खियां। ये सब जिंदा तो हैं, पर रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। और रूल क्या है? किसी भी चीज को डिफाइनिंग प्रॉपर्टी बनना है तो उसका कोई एब्सोल्युटली कोई एक्सेप्शन नहीं होना चाहिए। तो लो, रिप्रोडक्शन भी इस लिस्ट से बाहर हो गया। तो सवाल ये है कि फिर डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज हैं क्या? देखो, सिर्फ 3 चीजें हैं, सिर्फ 3, जो बिना किसी अपवाद के हर जिंदा चीज में मिलेंगी। पहला, मेटाबॉलिज्म, मतलब बॉडी के अंदर चलने वाले सारे केमिकल रिएक्शंस। दूसरा, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि सेल के बिना तो लाइफ सोच भी नहीं सकते। और तीसरा, कॉन्शियसनेस, यानी अपने आसपास के माहौल को महसूस करना और उस पर रिएक्ट करना। बस इन तीनों को दिमाग में लॉक कर लो। नीट के लिए ये सुपर इंपॉर्टेंट है। अब जरा सोच के देखो, हम बात कर रहे हैं लगभग 18 लाख स्पीशीज की। ये तो वो है जिनके बारे में हम जानते हैं। अब जरा सोचो कितना बड़ा कंफ्यूजन होता अगर इंडिया का साइंटिस्ट किसी जानवर को कुछ और बुलाता और अमेरिका का साइंटिस्ट कुछ और। कोई मिलकर काम ही नहीं कर पाता। बस इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक स्टैंडर्ड, एक यूनिवर्सल नाम रखने का सिस्टम बनाया गया। और सच बताओ तो ये 18 लाख का नंबर तो कुछ भी नहीं है। हमारे प्लैनेट की असली बायोडाइवर्सिटी तो इससे कहीं कहीं ज्यादा है। इसीलिए ये जो बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर वाला सिस्टम है ना, ये कोई बस शौक के लिए नहीं है। ये एक बहुत जरूरी टूल है ताकि हम सब, पूरी दुनिया के साइंटिस्ट एक ही भाषा में बात कर सकें बिना किसी कंफ्यूजन के। और इस कमाल के सिस्टम का सारा क्रेडिट किसे जाता है? कैरोलस लिनेयस को। इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी भी कहते हैं। इन्होंने ही ये 2 नाम वाला सिस्टम बनाया था जो आज तक पूरी साइंस की दुनिया में इस्तेमाल होता है। अब इस सिस्टम को चलाने के लिए 4 गोल्डन रूल्स हैं और ये रूल्स एकदम पक्के हैं, इनमें कोई बदलाव नहीं होता। और हाँ, नीट में इनसे सीधे सवाल आते हैं। रूल नंबर 1, नाम हमेशा लैटिन में होंगे और तिरछे यानी इटैलिक्स में लिखे जाएंगे। रूल नंबर 2, पहला शब्द होगा जीनस और उसका पहला अक्षर हमेशा कैपिटल होगा। रूल नंबर 3, दूसरा शब्द होगा स्पीशीज और वो पूरा का पूरा छोटे अक्षरों में यानी लोअर केस में होगा। और सबसे जरूरी रूल नंबर 4, अगर हाथ से लिख रहे हो तो दोनों शब्दों को अलग अलग अंडरलाइन करना है, एक साथ नहीं, अलग अलग। चलो एक परफेक्ट एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे आम का साइंटिफिक नाम है मैंजीफेरा इंडिका लिन। अब देखो यहाँ मैंजीफेरा क्या है? जीनस, इंडिका स्पीशीज, और आखिर में ये जो लिन लिखा है, इसका मतलब है कि इसे लिनियस ने सबसे पहले डिस्क्राइब किया था। इस फॉर्मेट पे ध्यान देना, नीट में ऐसे ही सवाल फंसाते हैं। ठीक है, तो नाम तो दे दिया, पर ये तो बस पहला स्टेप था। अब इन लाखों स्पीशीज को, मतलब इनको ऑर्गेनाइज कैसे करें? इसके लिए एक बहुत ही लॉजिकल सिस्टम बनाया गया जिसे हम कहते हैं टैक्सोनॉमिक हायरार्की। इसे ऐसे समझो जैसे कि ये लाइफ की एक बहुत बड़ी फाइलिंग कैबिनेट है और इस कैबिनेट में ना अलग अलग दराजें हैं, अलग अलग लेवल्स हैं। सबसे ऊपर किंगडम से लेकर सबसे नीचे स्पीशीज तक। और हाँ, इस सीक्वेंस को याद रखने के लिए एक सुपरहिट फॉर्मूला है, एक निमोनिक, कीप पॉट्स क्लीन और फैमिली गेट्स सिक। एग्जाम के प्रेशर में ना ये छोटी सी ट्रिक जान बचा लेती है, सच में। अब यहाँ एक बहुत बेसिक सा रूल है जिसे समझना बहुत जरूरी है। जैसे जैसे हम इस सीढ़ी पर ऊपर चढ़ते हैं,
मतलब स्पीशीज से किंगडम की तरफ जाते हैं, वैसे वैसे जानवरों के बीच कॉमन फीचर्स कम होते जाते हैं। खुद ही सोचो ना, दो शेर जो एक ही स्पीशीज के हैं, वो ज्यादा एक जैसे होंगे, या फिर एक शेर और एक मछली जो सिर्फ एक किंगडम में कॉमन है ना? सिंपल। ओके, अब पूरा ध्यान यहाँ पर। अगली स्लाइड जो है ना, वो नीट के लिए सोना है, प्योर गोल्ड। मजाक नहीं कर रहा, यहाँ से डायरेक्ट सवाल उठकर आते हैं। तो अपना फोन रेडी रखो, स्क्रीनशॉट लेने के लिए तैयार हो जाओ। ये रही वो टेबल, एनसीईआरटी की टेबल 1.1। इंसान, मक्खी, आम और गेहूं, बस इन 4 का पूरा क्लासिफिकेशन। देखो, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, इसको तो रटना ही पड़ेगा। पर ये समझ लो कि ये फ्री के मार्क्स हैं और इन्हें तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। बहुत बढ़िया, तो हमने सारी थ्योरी तो कवर कर ली है। अब आते हैं सबसे प्रैक्टिकल पार्ट पर कि इस सारी जानकारी को नीट 2026 के लिए स्मार्ट तरीके से कैसे इस्तेमाल करना है, वो भी नए सिलेबस के हिसाब से। ये स्लाइड आपका बहुत सारा टाइम बचाने वाली है। ध्यान से देखो, नए सिलेबस के हिसाब से ना टैक्सोनॉमिक एड्स वाले टॉपिक्स जैसे हर्बेरियम, म्यूजियम्स, बोटैनिकल गार्डन्स, कीज, ये सब हटा दिए गए हैं। तो अपना कीमती टाइम इन पर वेस्ट मत करना, फोकस सिर्फ उन चीजों पर करो जो सिलेबस में हैं। तो चलो फटाफट से इस पूरे चैप्टर का निचोड़ देख लेते हैं। क्या क्या याद रखना है? नंबर 1, कैरेक्टरिस्टिक और डिफाइनिंग प्रॉपर्टी के बीच का फर्क। नंबर 2, नाम लिखने के वो 4 रूल्स। नंबर 3, वो टेबल जिसमें इंसान, मक्खी, आम और गेहूं थे। और नंबर 4, वो वाला कॉन्सेप्ट कि हायरार्की में ऊपर जाने पर समानताएं कम होती हैं। बस ये चैप्टर इतना ही है। और जाते जाते बस एक सवाल, अगर ये पूरा क्लासिफिकेशन हमें यही सिखाता है कि हम सब, मतलब लाइफ की हर फॉर्म एक बहुत बड़े नेटवर्क में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, तो फिर हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है अपने इस प्लैनेट के लिए और इस पर रहने वाले हर एक जीव के लिए? इस बारे में सोचना जरूर।